blood group and RH rhesus. What is ABO? ABO ब्लड ग्रुप जो है ए एंटीजन, बी एंटीजन, ओ ए बी एंटीजन, ये जो एंटीजन और एंटीबॉडीज का रिएक्शन होता है आपस में, फीटस और मदर का और आपस में भी ह्यूमन। पता नहीं मैं आपको पता जी ब्लड ग्रुप क्या आपका मेरा O positive है। O positive means no antigen A, no antigen B, and antibodies A and B. And what is the significance of plus? No is having RS and is having B antigens. B antigens. Mostly the positive antigen, it's due to the B antigen. आपका ओ नेगेटिव, ठीक है। आपकी अच्छा आपकी मदर क्या है? डी क्या? कौन सा डी? दोनों का पॉजिटिव है। मदर का ओ नेगेटिव है। चलो ये वाला केस की अम्मी वाला केस डिस्कस करने वाला है, ठीक है। नीचे ही मैं देखना चाह रही थी कि किसी मदर का नेगेटिव हो, ठीक है। आपकी देखिए मदर का नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, फादर का पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, ठीक है। और ये आप नेगेटिव हो, आपके किसी बहन का पॉजिटिव है, भाई का पॉजिटिव है, उधर ले जाओ, ठीक है। अब जब इनकी मदर ने इनकी टाइम पे प्रेग्नेंट थी, क्या था, मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव, ठीक है। और हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, तो दोनों चांस हो सकते हैं ना, जैसे एक बहन एक होती है नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली होगी, दूसरे पॉजिटिव वाला। तो इस वक्त जो होता है, जब मदर जो है नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली होती है और उसका पार्टनर जो है वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप में है, तो उस वाली जो मदर है उसमें दोनों में टेंडेंसी होती है कि वो मे बी she become pregnant with the positive fetus and maybe she become pregnant due to the negative fetus, ठीक है। अब जब मदर is having RH negative means no antigens, ठीक है। लेकिन जैसे ABO है ना, जैसे इसमें बताया कि इसका O है, तो इसमें क्या है, एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, लेकिन D में कोई एंटीबॉडीज नहीं होती, ठीक है। एंटीजेंस प्रेजेंट होती हैं या नहीं होती, ठीक है। एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट नहीं होती, ठीक। जो RH नेगेटिव है उसका मतलब ये नहीं है कि एंटीडी उसकी बॉडी में मौजूद है, ठीक है। एंटीबॉडीज वो बनाएगा जब उसके पास एक्सपोज होगी दी एंटीजेंस, ठीक है। अब ऐसा हुआ तो ये जो डिफरेंस है ब्लड ग्रुप का, ये क्या क्रिएट करेगा, मदर को सेंसिटाइज करेगा, ठीक है। सेंसिटाइजेशन से, और कब सेंसिटाइज करेगा, जब फीटोमैटरनल हेमरेज होगी, ठीक है। मदर में ब्लड जो है बेबी का ब्लड ग्रुप चला जाए, ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो मदर का रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम एक्टिवेट होगा और वो उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना देगी, ठीक है। अब एंटीबॉडीज इनिशियली जो बनती हैं वो किस टाइप की होती हैं, एंटी IgM की क्या क्वालिटी होती है, ये को प्लेसेंटा क्रॉस नहीं कर सकती, ह्यूज साइज की होती है, ठीक है। और प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती। तो इट मींस कि जब फर्स्ट टाइम फीटोमैटरनल हेमरेज हुई, तो एक तो मदर को वैसे टाइम लगेगा सेंसिटाइज होने में, एंटीबॉडीज बनाने में, दूसरा वो जो एंटीबॉडीज थी वो इतने साइज की थी, IgM क्वालिटी की थी, जो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस नहीं करेगी। तो फर्स्ट टाइम पे फीटोमैटरनल हेमरेज बेबी के लिए डेंजरस नहीं। मैम IgM यानी बहुत स्मॉल साइज, आप लार्जर साइज, अच्छा लार्जर, तो इसलिए वो बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती। उसके बाद ऐसे सबका रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम जो है वो उसको लर्न करेगा, मजीद एंटीबॉडीज बनाएगा, तो वो IgG टाइप की बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और मदर की इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी अगेंस्ट द दीज एंटीजेंस। और वो कौन सी है, नेगेटिव ब्लड ग्रुप में D टाइप की है मोस्टली, ठीक है। अब क्या होता है, जब मदर के अंदर
एंटीबॉडीज हैं डी टाइप की, मतलब सेंसिटाइज होगी एक दफा फीटो मैटरनल हेमरेज की वजह से, ठीक है। तो मदर का के सिस्टम ने बहुत सारी एंटीबॉडीज बना ली जो कि जी टाइप की थी, और जी टाइप की जो एंटीबॉडीज हैं, अब यही मदर जो सेंसिटाइज हो गई है, नेक्स्ट टाइम जब प्रेग्नेंट हो गई है और अगेन उसने कंसीव कर लिया पॉजिटिव फीटस, ठीक है। तो अब मदर का तो पूरा ब्लड जो है वो बेबी की तरफ ट्रांसफर होता है ना, बेबी को मदर ब्लड होता है, तो जब मदर से प्लेसेंटल बैरियर से वो जो ब्लड जाएगा तो क्या होगा, उसके अंदर हेमोलिसिस होगी, एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, एंटीबॉडीज बेबी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला है, तो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के जो डी है कहाँ पे, कौन से सेल्स के ऊपर पाया जाता है, रेड ब्लड सेल्स के ऊपर ना, रेड सेल की सरफेस पे होता है, ठीक है। वहाँ उसके ऊपर बी टाइप के जो है ना वो एंटीजेंस प्रेजेंट है, मदर से एंटीबॉडीज आती हैं, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा तो वो सेल ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो जितनी ज़्यादा मदर सेंसिटाइज होगी उतनी ही उसके अंदर एंटीबॉडीज ज़्यादा होगी, उतना ही बेबी का हेमोलिसिस होगा, और अल्टीमेटली क्या होगा, एनीमिया हो के डेथ हो जाएगा, जाएगा, डेथ से पहले पहुंचना है, आगे जॉन्डिस हो जाएगा। फीटो मैटरनल हेमरेज की वजह से मदर सेंसिटाइज होगी, उसने एंटीबॉडीज बनाई, उसने अब वो एंटीबॉडीज बेबी के रेड ब्लड सेल्स को डैमेज कर दिया, ठीक है। अब जब इनिशियली जो है ना यही होगा कि हेमोलिसिस का माइल्ड है तो बेबी हीमोलिटिक अनीमिया फॉलोड बाय जॉन्डिस, ठीक है। और जॉन्डिस की इनिशियल स्टेज है जस्ट फोटोथेरेपी केमोथेरेपी से ठीक हो जाता है, जो सीवियर टाइप का होगा तो फिर क्या होगा, फिर टेरस होगा, ठीक है। जॉन्डिस यानी कि इनिशियली जो होता है वो सारा ये जो बिलिरुबिन है ब्रेन में डिसॉल्व हो जाती है, ब्रेन सेल्स मोबिलाइज होना शुरू हो जाते हैं, कर्निक टेरस, ठीक है। और मजीद अगर जो है वो सीवियर किस्म का जो है ना वो है, उसमें बन जाएगा हाइड्रोप्स फिटालिस, ठीक है। हाइड्रोप्स फिटालिस क्या होता है, वो हेड बहुत बड़ा हो जाता है बच्चे का, यानी कि पूरी जो बॉडी के अंदर बॉडी में कैविटीज हैं लाइक ब्रेन, हार्ट, लंग्स, एब्डोमिनल कैविटी, स्किन, इन सारों में फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है, ठीक है। हाइपरबिलिरुबिनीमिया ने बेबी का लिवर को इफेक्ट किया, उस वजह से जो है ना वो उसकी एल्ब्यूमिन लेवल कम होगा, और हर वजह से हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया की वजह से फ्लूइड कलेक्शन होगी, ठीक है। और जब हाइड्रोपिक चेंजेस बेबी में आ जाती हैं तो दैट इज अ फेटल फॉर द लाइफ एंड अल्टीमेटली डिमाइज ऑफ द फीटस, ठीक है। तो ये सारा कॉन्सिक्वेंस है RH इनकॉम्पैटिबिलिटी का, ठीक है। इसमें अब दो सिनेरियोज है, तो हम ये हम RH इनकॉम्पैटिबिलिटी अगर है भी है पेरेंट्स में तो उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंटेबल कॉज है, ठीक है। और अगर प्रिवेंशन नहीं हो सकी किसी वजह से मदर इम्यून हो गई है तो उसकी टाइमली डिटेक्शन ऑफ अनीमिया और देन ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये सारा डिस्कस करेंगे, प्रिवेंशन कैसे करेंगे आप, एंटी-डी और देंगे 250 यूनिट्स, एंटी-डी देंगे, वो फर्स्ट सेमेस्टर में है, अगर इवेंट्स होते हैं उसमें देनी है, सेकंड में होती है या डिलीवरी पे करनी है 20 वीक से पहले। अगर फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या इवेंट्स होंगे बेटे, तो जिसमें हमें आपके साथ में क्या प्रॉब्लम हो सकता है फर्स्ट सेमेस्टर में, जिसमें हमें फीटो मैटरनल हेमरेज को सस्पेक्ट करना चाहिए फर्स्ट सेमेस्टर में बेटा, प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या हो सकता है फर्स्ट सेमेस्टर में, नहीं हेमरेज किस में हो सकती है फर्स्ट सेमेस्टर में, कौन से ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं जिसमें हेमरेज होगी, मिसकैरेज हो गया, मिसकैरेज स्पॉन्टेनियसली मिसकैरेज किया है या फिर सर्जिकल किया है या टॉपिक प्रेगनेंसी, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर की कॉम्प्लिकेशंस है ना, मॉलर प्रेगनेंसी है सेकंड ट्राइमेस्टर में, जिस इन्वेसिव डायग्नोस्टिक्स हम करते हैं, एम्नियोसेंटेसिस, कोर्डोसेंटेसिस, कोरियोनिक विलर सैंपलिंग, ठीक है। तो इनमें ठीक है, या किसी पेशेंट का इंफार्क्ट हेमरेज हुआ है, प्लेसेंटा
हेमरेज, जब भी एंटीपार्टम हेमरेज होता है तो आप रूल आउट करते हो प्रीवियस हेमरेज है या रप्शन से हेमरेज है, दूसरा तो फिर मैटरनल हेमरेज भी ना। थर्ड अवस्था में मोस्ट कॉमनली डिलीवरी, इसके अलावा APH भी होता है एंटीपार्टम हेमरेज। और अगर आप जैसे ब्रीच प्रेजेंटेशन में बेबी को रोटेट करते हैं, ECV एक्सटर्नल कैफेलिक वर्जन, तो ये सारे एंटीनेटल इवेंट्स हैं जिनमें चांसेस ऑफ प्लेसेंटल एब्रप्शन होता है। ठीक है, अच्छा कुछ स्टडीज कहती हैं कि कई दफा पेशेंट जो है बिल्कुल साइलेंट एब्रप्शन होती है, साइलेंट इंट्रामैटरनल हेमरेज होती है, कोई साइंस नहीं आते। तो गाइडेंस कहती है कि आप जो मदर नेगेटिव ब्लड ग्रुप की है और उसका हस्बैंड जो है पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का, तो उसको आप प्रोफिलैक्टिक एंटी दें। कुछ गाइडलाइंस कहती हैं 1 डोज दे दो 28 वीक्स पे, और कुछ कहते हैं रिपीट करें सेकेंड डोज भी 6 वीक्स अपार्ट 2 डोजेस। और कंफर्म जो आपने देनी होगी एंटीडी वो आफ्टर डिलीवरी ऑफ द फीटस। बेबी को जब डिलीवर करते हैं, डिलीवरी के बाद बेबी का ब्लड ग्रुप आप कराते हो, ब्लड ग्रुप अगर मदर से मैच कर रहा है, यदि नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, जैसे आप जब पैदा हुई होगी तो आपके मदर का एंटी नहीं लगा हुआ है, जब भैया आए होंगे तो तब एंटी दिया गया होगा। ठीक है, ये तो थी प्रिवेंशन। मैम ये जो इधर लिखा हुआ है बुक में कि 12 से 20 वीक्स की गेस्टेशन के दौरान हमने 250 IU देना है एट दिस इवेंट, तो दिस मैं आपको बताती हूँ आगे ना, फीटोमैटरनल हेमरेज की सेवेरिटी के लिहाज से एंटी की दो होती है। मैम इधर लिखा हुआ है विद इन 72 आवर्स, मतलब एंटी डी जो है जो भी डोजेज है ये जैसे इधर लिखा 12 से 20 वीक्स की गेस्टेशन के दरमियान देने, जब बच्चा पैदा हो जाए तब देना है, ये नहीं समझ आया। जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हेमरेज हुई है, ब्लीडिंग हुई है, तब देना ना। ठीक है, और डिलीवरी में तो कंफर्म देना ही देना है। बेबी का ब्लड ग्रुप करने के बाद अगर बेबी का ब्लड ग्रुप मदर से मैच नहीं करा तो आपने उसको एंटी डी देना है, प्रेफरेबली विद इन 72 आवर्स जरूर दे दें। ठीक है, लेकिन अगर किसी वजह से 72 आवर्स में नहीं दे सके तो अप टू 10 डेज तक दे सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम बेनिफिट कब अचीव होगा? विद इन 72 आवर्स जब आप दे दोगे। ठीक है, और to some extent you can get benefits even if you administer anti-D within 10 days। ठीक है, 7 to 10 days। ये तो थी हमने प्रिवेंशन की कि ना हो आइसोमेनाइजेशन ना हो। ठीक है, और अगर हो जाए फिर क्या करेंगे? हो जाए तब भी हम यही कर सकते हैं। मदर है ना, वो आपने एंटी नहीं दिया, एंटी देने के बावजूद भी है ना वो इम्यून हो गई है, तो वो हमें पता चलेगा RH एंटीबॉडी टीटर से। मदर का RH एंटीबॉडी टीटर कराएंगे, तो अगर पॉजिटिव है तो फिर उसको डाइल्यूशन में देखते हैं कि जैसे कितना पॉजिटिव है, डाइल्यूट करके 1 in 16 पे 1 in 30, अगर 1 in 32 पे भी अगर पॉजिटिव है तो उसका मतलब क्या है? दो यानी एक ब्लड लिया उसको 16 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया। ठीक है, उसमें पॉजिटिव है, और दूसरा 1 cc ब्लड लिया उसको 32 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया, उसमें भी पॉजिटिव है। तो किस में सेवेरिटी ज़्यादा है? 32 टाइम्स 32 में। ठीक है, तो जितनी डाइल्यूशन पे पॉजिटिव आएगा उतनी सीवियरली वो सेंसिटाइज हुई है। ठीक है, अब इसमें क्या होना है, इसमें आपने डिटेक्शन करनी है। ठीक है, कि बेबी जो है वो क्या हाइड्रोपिक हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, और हाइड्रोपिक से पहले फीटल अनीमिया वो पिक करेंगे। ठीक है, फीटल अनीमिया हम कैसे पिक कर सकते हैं? ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। नहीं, ट्रीटमेंट नहीं, हम डिटेक्शन कर रहे हैं। डिटेक्शन वो हेमोग्लोबिन से बच्चे की ब्लड हेमोग्लोबिन हम कैसे करेंगे? बेबी न्यूट्रो है ना, आपने एनीमिया पकड़ना है ना बच्चे का। हाँ, तो अगर ये RH पकड़ा गया तब तो पता ही है फिर एनीमिक हो गई होगा। नहीं लाजमी तो नहीं है ना, इनकम्पैटिबल हो सकता है उसका ब्लड तो बेबी ब्लड को पॉजिटिव वाला हो, बेबी नेगेटिव ही हो, उसने कंसीव किया होगा नेगेटिव ब्लड, अगर या मतलब इतनी सेंसिटाइज है कि नहीं कि वो बेबी में हेमोलिसिस कर रही हो। तो उसके टू वेज हैं, एक तो यह है मिडल सेरिब्रल आर्टरी का जब डॉप्लर करते हो, नॉन इन्वेसिव टेस्ट है, थ्रू अल्ट्रासाउंड है, मिडल सेरिब्रल आर्टरी इज वेरी गुड फॉर द डिटेक्शन ऑफ फीटल अनीमिया। नंबर 2
पे आप जो है ना उसकी एम्नियोसेंटेसिस करते हो और उसमें सीरम बिलीरुबिन लेवल करते हो, ठीक है। सीरम बिलीरुबिन लेवल इनडायरेक्टली आपको फीटल एनीमिया करेगा, ठीक है। जितना बिलीरुबिन लेवल ज़्यादा होगा इट मीन्स कि उतना ही जो है ना वो इसकी हेमोलिसिस हो रही है और बेबी कॉन्सिक्वेंटली आपको उसकी डिपिक्शन दे रहा है जी। उल्टी ना कर दो मैम ये आपने कहा है कि मिडल सेरेब्रल आर्टरी इज़ वेरी गुड फॉर फीटल एनीमिया फॉर डिटेक्शन ऑफ फीटल एनीमिया। और सीरम एल्ब्यूमिन लेवल जो है वो हमें फीटल हेमोलिसिस के बारे में बताएगा, एनीमिया के बारे में बताएगा? जो सीरम बिलीरुबिन लेवल है एम्नियोसेंटेसिस वाला बिलीरुबिन लेवल्स अगर ज़्यादा है तो फिर एनीमिया है। अगर बिलीरुबिन लेवल उसमें ज़्यादा हो रहा है या सीरियल आप करा रहे हो ना, पहले आप करा दिया फिर आप जो हफ्ते हफ्ते बाद कराते जाते हो एम्नियोसेंटेसिस करते हैं और उसमें बिलीरुबिन लेवल चेक करते हैं। अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब हेमोलिसिस वर्सन कर रही है, ठीक है। और थर्ड वन जो है वो अल्ट्रासाउंड टू सी द ब्लड कलेक्शन इन डिफरेंट कैटेगरीज। जब हाइड्रोपिक चेंजेस आना शुरू हो गई दैट इज इरिवर्सिबल, फिर आप उसको नहीं रोक सकेंगे। आपने करना है अर्ली डिटेक्शन एट द फीटल एनीमिया के लेवल पे आपने उसको डिटेक्ट करना है, ठीक है। और अर्ली डिटेक्शन में यही 3 मेथड्स हम करेंगे ना जो आपने बताया बस। और अगर अनीमिया फीटल अनीमिया है तो फीटल अनीमिया ही रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द हाइड्रोपिक चेंजेस, ठीक है। आप अनीमिया को मैनेज कर लोगे तो हाइड्रोपिक चेंजेस फीटस में नहीं आएंगे। कैसे कर सकते हैं अनीमिया को ट्रीट? डिफरेंट वेज है। आप ब्लड जो है उसका ट्रांसफ्यूज कर सकते हो थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड, इंट्रापेरिटोनियल बेबी के पेरिटोनियम में डाल सकते हैं ब्लड, और रेयरली डायरेक्ट इनटू द कार्डियक कैविटीज में, डायरेक्ट कार्डियक में हाई कंसंट्रेशन उसके अंदर एचपी होती है 18 ग्राम। जो ब्लड आप ट्रांसफ्यूज करते हो उसकी कंसंट्रेशन यानी कि सिर्फ कंसंट्रेटेड पैक्स रेड पैक सेल्स करते हैं, पैक सेल जो 18 ग्राम की होती है उसकी, तो पैक सेल वाली कहते हैं। यानी सिर्फ रेड सेल्स आप ट्रांसफ्यूज करते हो क्योंकि रेड सेल की सिर्फ डिस्ट्रक्शन हो रही होती है ना, तो रेड सेल ट्रांसफ्यूज करते हैं। आगे समझ Yes, ma'am. Isoimmunization, a process by which immune antibodies are produced in a person by the entry of an antigen of another individual of the same species, the former lacking the antigen. समझ आ गया आइसोइम्यूनाइजेशन की? देखिए ह्यूमंस के लिए है वर्ड आइसोइम्यूनाइजेशन यूज होता है, यानी कि वो पर्सन जिसमें एंटीबॉडीज बनती है लेकिन उसी स्पीशीज की सेम स्पीशीज की दूसरी, जैसे वो आरएस नेगेटिव है तो उसके अंदर अगर आरएस पॉजिटिव की एंटीजेंस आएंगी और वो एंटीबॉडीज बना लेंगी तो दैट इज कॉल्ड एज आइसोइम्यूनाइजेशन। अब है आरएस आइसोइम्यूनाइजेशन। ये पहले सिर्फ आइसोइम्यूनाइजेशन की डेफिनेशन थी, इम्यूनाइजेशन होने की है। अब आरएस आइसोइम्यूनाइजेशन। Rhesus incompatibility, rhesus disease, Rh-D hemolytic disease of the newborn. When Rh mother gets pregnant to the Rh positive fetus, Rh negative mother gets pregnant to the Rh positive fetus, she may be sensitized to Rh antigen and develops antibodies. These will cross the placenta and cause the hemolysis of the fetal red blood cells. Rh positive is 85. prevalence है Rh positive है 85% है ना, हम जो है ना वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के साथ हैं और Rh नेगेटिव 15% है। अब 85 में से
DE यानी कि होमोजाइगस या दैट इज ओनली 35% और हेटेरोजाइगस D and small d is 50%. RH negative incidence of RH negative in Far East is about 1%. RH isoimmunization occurs A. Mismatch blood transfusion case. B. When RH negative mother woman bearing RH positive fetus with feto-maternal hemorrhage. Causes of feto-maternal hemorrhage. ये जो मैंने आपको सारी कॉजेज बताई हैं फर्स्ट सेमेस्टर में सारे मिसकैरेजेस एंटीपार्टम हेमरेज एक्सटर्नल कैफेलिक वर्जन कॉर्डोसेंटेसिस कोरियोनिक विलर सैंपलिंग एम्नियोसेंटेसिस ठीक है ये डिफरेंट इवेंट्स हैं दैट कैन बी अगर ड्यूरिंग द एंटीनेटल पीरियड और इन सब में fetal-maternal hemorrhage होता है Causes of feto-maternal hemorrhages. Continued oxygen, ठीक है? Yes. Severe preeclampsia, ectopic pregnancy, cesarean section, manual removal of the placenta, and silent feto-maternal hemorrhage. Pathophysiology. RH isoimmunization is due to the D antigen in more than 90% of the cases. Occasionally result of other RH group like anti-Kel and anti-W. Following fetal-maternal hemorrhage, initial response is forming IgM antibodies for the short period 6 weeks to 6 months, followed by production of IgG on subsequent pregnancy which crosses the placenta. IgG antibodies adhere to the antigen site on the surface of the erythrocytes causing hemolysis. The excessive removal of the circulatory RBCs leads to the severe anemia and hypoxia. Got it? अभी तक समझ आ गया? Yes. ये उसी को डिस्क्राइब कर रहा है जो पिछला fetal-maternal hemorrhage हुई fetal-maternal hemorrhage से बेबी का जो ब्लड ग्रुप है जिसके ऊपर D एंटीजन थी उसने क्रॉस किया प्लेसेंटल बैरियर को मदर के अंदर गया मदर ने मदर के रेटिनो एंडोथेलियल सिस्टम में कन्वर्ट किया उस रिस्पांस को बाय IgM ठीक है ये IgM का रहा for 6 weeks to 6 months ठीक है दिस इज द प्राइमरी रिस्पांस इन द मदर ठीक है अल्टीमेटली these IgM by the macrophages are cleared and converted into the यहाँ पे IgG आ जाना चाहिए था ठीक है IgG एंटीबॉडीज यहाँ तक IgM था फिर उसके बाद यानी मैम IgM को ही माइक्रोफेज तोड़ के IgG बना दें। IgG बना दें ये अगेन यहाँ पे ये देखा ना सेकंड प्रेगनेंसी है सेकंड रिस्पांस ये सारे उसी वही एक्सप्लेन सेकेंडरी रिस्पांस ये क्या है ये सेकेंडरी रिस्पांस में ये जो IgG है रैपिड है स्मॉल अमाउंट में है अब ये मैक्रोफेज एंटीजेंस प्रेजेंट कर रहा है और T हेल्पर सेल्स जो हैं वो इसको IgG में कन्वर्ट कर रहे हैं ये पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है दोनों पेरेंट्स RH नेगेटिव वुमेन RH पॉजिटिव मदर के साथ फादर के साथ कंसीव किया उन्होंने चाइल्ड और अगर ये जो चाइल्ड RH नेगेटिव वुमेन विद RH पॉजिटिव फीटस ठीक है क्योंकि दोनों नेगेटिव मदर थी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप था फिर फादर था तो अब बेबी जो है नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली मदर ने कंसीव कर लिया विद द पॉजिटिव फीटस fetal-maternal hemorrhage से क्या हुआ मदर के अंदर भी कुछ रेड ब्लड सेल्स थे जो एंटीजेंस चले गए पॉजिटिव वाले थे अब मदर का सारा रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम एक्टिवेट हुआ उसने क्या कन्वर्ट किया उसको पहले IgM और उसके बाद IgG सेकेंडरी रिस्पांस है IgG में ठीक है अब ये क्या हुआ ये Second IgG pregnancy. है वो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में यस अगर अगेन पॉजिटिव हो गया दोनों कंसीव अच्छा, कर सकती दोनों है को- मदर में जब उसका हस्बैंड पॉजिटिव है तो उसमें नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है ठीक है लेकिन अगर पॉजिटिव हुआ बेबी Severe. का ब्लड
पॉजिटिव हुआ तो फिर इशू होगा ना। अगर नेगेटिव हुआ तो फिर तो चाहे उसको एंटीबॉडीज अगर भी रहेंगे तो उसके तो अगेंस्ट ही नहीं है ना, क्योंकि जब बेबी ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो इसका मतलब है उसके रेड ब्लड सेल्स के ऊपर कोई एंटीजन भी नहीं है। तो एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडीज अगर प्रेजेंट भी है मदर के सर्कुलेशन में तो वो बेबी सेफ रहेगा, उसमें कोई भी हेमोलिसिस, अल्टीमेटली जॉन्डिस एंड अल्टीमेटली हाइड्रोपिक चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, आगे समझिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसलिए काफी कोशिश किएगा आप लोगों को अच्छी तरह। मैम इसमें ये सपोज किया ना कि सेकंड प्रेगनेंसी भी आरएच पॉजिटिव है, वैसे आरएच नेगेटिव हो सकता है बच्चा। हाँ जी ठीक है। अब ये सारा इसका इफेक्ट ये आना है जब मदर है ना वो आरएच नेगेटिव वाले ने कंसीव कर लिया आरएच पॉजिटिव फीटस, तो ये जो आरएच एंटीबॉडीज हैं इसने क्या करना है, जो कोटेड रेड सेल्स हैं उनके ऊपर एंटीबॉडीज अटैच हो जाएंगी। ठीक है, फिर क्या होगा, डिस्ट्रक्शन हेमोलिसिस अल्टीमेटली फीटल एनीमिया, हाइपोक्सिया, फीटल एनीमिया फीटल हाइपोक्सिया होगा। हाइपोक्सिया जब स्टिमुलेट करेगा एरिथ्रोपोइटिन एचपी बने तो वो एरिथ्रोपोइटिन को स्टिमुलेट करेगा, तो उसका सारा एक्स्ट्रा मेडुलरी रेड सेल सिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगी एंड एज अ रिजल्ट हेपेटोस्प्लीनोमेगाली। और जब बहुत ज्यादा ओवर स्टिमुलेशन जब इसकी एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन की वजह से होगी तो हेपेटिक सेल फेलियर एंड हेपेटिक सेल फेलियर लीड्स टू द हाइपोप्रोटीनीमिया, increased intrahepatic pressure, portal hypertension, और ये सारे जो चेंजेस हैं these are the hydropic changes, accumulation of the fluid in all body spaces। ठीक है, कौन कौन सी हैं, abdominal cavity हुई तो ascites, skin में edema, hypoxia, placental thickness ज़्यादा हो जाएगी, polyhydramnios, pericardial effusion, pleural effusion। ठीक है, तो ये सारे जो changes हैं this is the ultimately fatal prognosis of isoimmunization। अब ये जो सारी आइसोइम्यूनाइजेशन है वो डिपेंड करती है एक्सटेंट ऑफ द फीटोमैटरनल हेमरेज। ठीक है, और साथ ही ये कंप्लीट होती है कि मदर और बेबी जो उन दोनों की एपीयू अगर एपीयू की भी इनकम्पैटिबिलिटी है तो फीटोमैटरनल हेमरेज अगर माइल्ड भी होगी तो आइसोइम्यूनाइजेशन सीवियर होगी। ठीक है, और एपीयू इनकम्पैटिबिलिटी नहीं है, अभी तो हम डी इनकम्पैटिबिलिटी आरएच इनकम्पैटिबिलिटी देख रहे हैं ना, तो लेकिन अगर पेरेंट्स हैं ना दोनों एपीयू इनकम्पैटिबल नहीं है तो फिर उसमें इसकी जो है ना वो आइसोइम्यूनाइजेशन की सिवियरिटी लेस हो जाएगी। नंबर 2, अगर मदर का रेटिकुलोएंडोथेलियल सिस्टम ही इतना सेंसिटिव नहीं है, वो एंटीजेंस का रिस्पांस ही नहीं देगा, तो एंटीबॉडीज भी उसकी उतनी काम बनेगी। Inability to respond to the RH antibody stimulus। ठीक है, यदि मदर है उसके अंदर उसका रिस्पांस ही पुअर है, वो उसके अंदर जितना भी आपने एंटीबॉडीज का एंटीजेंस का एक्सपोजर दे दिया उसका सिस्टम मैच्योर हुआ नहीं, सिस्टम को उसने नहीं एक्टिवेट किया एंटीबॉडीज का। प्रोटेक्शन इफ एवियन कंपैटिबिलिटी, strength of RH antibody antigen stimulus, volume of leakage of fetal blood cells, immunological non-responders found in 30% of RH negative। ये CD का क्या मतलब है, CD is equal to R1, तीसरा पॉइंट के एंड में ब्रैकेट में जो है ये इसके ऊपर जीन्स का है, सी जीन्स होती हैं, डी जीन्स होती हैं, सही। तो वो ये है कि जितना जो है जितना स्ट्रॉन्ग एंटीजेंस होगी आरएच वाली उतना ही जो है ना स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन होगी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। Fetal-maternal hemorrhage as a reason of RH isoimmunization has been documented in 6.7% in the first trimester, 13.9% in the second, and 29% in the third trimester। अब fetal-maternal hemorrhage को देखो तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ जितनी ज़्यादा fetal-maternal hemorrhage होगी उतनी ही sensitization मदर में ज़्यादा हो जाएगी। अगर 0.1 ml सिर्फ ब्लड जो है वो मदर फीटस का ब्लड मदर ने गया है तो 1% मदर सेंसिटाइज होगी। 0.5 से 1 ml
fetal blood went into the maternal 25%, and more than 5 ml, which usually occurs only during the parturition labor. Mother is sensitized in 60% cases. Still 100% body sensitized. Complications: Hydrocephalus. hydrops, fetalis, and stillbirth. Icterus gravis neonatorum, neonatal jaundice, and ये आपके है की complications jaundice की and congenital anemia होता है। ऐसा भी होता है हाइड्रोफिटालस था। hydrops, icterus gravis neonatorum क्या है? Less severe form of the hemolytic disease, baby born alive without jaundice, but soon develop jaundice within 24 hours. यानी within ही 24 hours का baby jaundice हो जाता है। Pathological jaundice ये है ना, या तो 10 days के बाद jaundice या at the time of birth, यानी within 24 hours ही jaundice हो जाएगी। 3 to 10 days में जो jaundice होता है, that is the physiological jaundice। क्यों होता है बेबी में jaundice? क्योंकि मैम वो अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन जो वो इंक्रीज हो रही है, क्योंकि हेमोलिसिस में से हीम बाहर आ रहा है, हेमोलिसिस ऑफ आरबीसी से हीम बाहर आ रहा है, बिलीरुबिन आ रही है उसमें से, तो वो अनकंजुगेटेड है। फिर जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो लिपिड होती है, तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके कनेक्टाइलस कर देती है। ठीक है, शाबाश। क्या आप लोग बताइए, यानी कि बेसिकली ये होता है कि एक तो प्रोडक्शन यहाँ बिलीरुबिन की ज़्यादा हो रही है ड्यू टू एक्सेसिव हेमोलिसिस। नंबर 2 क्लियर आउट नहीं बेबी का है ना, बेबी का भी लंग भी तो लीवर भी तो इतना मैच्योर नहीं है ना, Yes. तो वो उसको कॉन्जुगेट भी नहीं कर पा रहा है। Yes. प्रोडक्शन ज़्यादा, दूसरा लीवर की इमेच्योरिटी जो है ना उसको सक्सेसफुली क्लियर आउट नहीं कर रही। ठीक है, तो दैट इज द रीजन ऑफ द पैथोलॉजिकल। अब बेबी तो अंदर इन यूट्रो में भी जॉन्डिस क्यों नहीं होता? इन यूट्रो में जॉन्डिस क्यों नहीं होता? क्योंकि मदर का उस टाइम लिवर काम कर रहा होता है। तो बेबी नहीं है ना, उसमें इन यूट्रो में भी जॉन्डिस नहीं है, इन यूट्रो में भी क्योंकि उस टाइम मदर का लिवर कंजुगेट कर रहा होगा ना बेबी के लिए। नहीं, उस समय ये होता है कि एक्स्ट्रा जितना भी वेस्ट मटेरियल वो मदर पे चला गया, वही मैं मदर का मदर में चला गया। आफ्टर डिलीवरी ये बड़ा इफेक्ट हुआ है बेबी। मैम आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर फीटो मैटरनल हेमरेज नहीं हुई ना, लेकिन वो उसके जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी लाइफ कितनी होती है? 120 डेज ना। Yes, ma'am. 120 डेज तक उसके जितने भी रेड ब्लड सेल्स थे दैट आर कोटेड विद एंटीजेंस, एंटीजन उसकी ऊपर थी, Yes. मदर से उसने एंटीबॉडीज भी ली हुई थी, तो अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय होना है ना, वो डिस्ट्रॉय होना है, उसका बर्डन उसके लिवर पे ही पड़ना है, वो बच्चे पे लिवर हाँ, पे baby पे पड़ा। पड़ना है। तो 120 दिन के बाद जाके लिवर का उसी जगह पैसे का लिवर मैच्योर हो जाएगा, या हमें इसको रिप्लेस करना पड़ेगा ब्लड को, या आपको फोटोथेरेपी से इसको खत्म करना पड़ेगा। समझ। अब ये सारा क्या हम आरएच नेगेटिव मदर को स्क्रीन कैसे करेंगे, कैसे करेंगे स्क्रीनिंग? वो अपने वो आरएच एंटीबॉडीज आर रेसिस नहीं करते मैम? आरएच ब्लड ग्रुप करा लें, हाँ, वही। ब्लड ग्रुप एंड आरएच फैक्टर करा लें, कि आरएच नेगेटिव है पॉजिटिव, तो मैटरनल ब्लड ग्रुपिंग कराएंगे एंड आरएच टाइपिंग कराएंगे एट द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट विजिट, एंड प्रेजेंस ऑफ antibodies in the serum is diagnostic of maternal RH isoimmunization. आइसो ये एलो डिफरेंट नहीं, एलो इम्यूनाइजेशन एंड आइसो दो चीज है ना, आपने पहले मदर का ब्लड ग्रुप देख लिया, देख RH पॉजिटिव है या RH नेगेटिव है। अगर RH नेगेटिव है फिर हमने ये देखना है कि कहीं या पिछली प्रेगनेंसी की वजह से या मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से या RH नेगेटिव मदर इम्यून तो नहीं हुई, उसके लिए आपने RH एंटीबॉडी टीटर कराना है, एंटी-डी एंटीबॉडीज। जस्ट सेकंड स्टेप, ये डायग्नोस्टिक है मैटरनल RH आइसोम्यूनाइजेशन। आइसोम्यूनाइजेशन इज वेरी सिमिलर टू द सिनोनिमस एज एलोइनाइजेशन। सही।
एंटीबॉडी स्क्रीनिंग मदर में करानी है। RH नेगेटिव वुमेन who have received NTD immunoglobulin and RH positive mother who have blood transfusions, unexplained fetal losses and infant with unexplained jaundice। ठीक है, यानी कि नेगेटिव जो मदर है उसका तो हमने कराना ही कराना है, लेकिन पॉजिटिव में इन सिचुएशंस में आप कराएंगे। देखने के लिए RH एंटीबॉडी टीचर के लिए डिफरेंट वेज है किस तरह से ये टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। डायरेक्ट कोम्स टेस्ट है और डायरेक्ट कोम्स टेस्ट है। इनडायरेक्ट कोम्स टेस्ट में यानी कि आप बेबी मदर का ब्लड में देखते हो किस तरह से मिक्स आप लेते हैं RHD यानी कि सीरम लेते हो जिसमें एंटीजेंस हैं, ठीक है, उसको मिक्स करते हो विद द मैटरनल सीरम, ठीक है, और एंटी-RH एंटीबॉडीज ब्लड टेस्ट अगर प्रेजेंट है तो फिर क्या हुआ, कोम्स टेस्ट पॉजिटिव हो गया ना। यस यानी कि आपने मदर का ब्लड ग्रुप लिया, मदर का ब्लड लिया, सीरम लिया, तो उसमें आपने एंटीजेंस मिक्स कर दी बाहर से, ठीक है। तो अगर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन यानी कि हेमोलाइसिस हो गया RH पॉजिटिव है तो इसका मतलब यह है कि मदर जो है वो इम्यून है पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के साथ, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट कोम्स टेस्ट है टू फाइंड आउट द RH एंटीबॉडी टीचर। डायरेक्ट कोम्स टेस्ट ये है कि जब बेबी बॉर्न होगा उसके रेड ब्लड सेल्स आप लोगे और उसको सीरम के साथ मिक्स करोगे। कोम सीरम कौन सा है, मदर का ये ब्लड कोम सीरम ये है RH एंटीजेंस वाला ना, डी आप उसके अंदर जाना एंटीजेंस डालते हो और मैटरनल एंटीबॉडीज प्रेजेंट इफ सेल्स एग्लूटिनेट। मैम इस सेकंड पार्ट में लिखा हुआ मैटरनल एंटीबॉडीज तो ऊपर लिखा हुआ मदर्स के से जाएंगे ना, बेबी तो वो तो नेगेटिव ही था ना। अभी कोम सीरम कहाँ से लिया हमने? कोम सीरम तो जैसे आप लैब में आपके पास सीरम होता है जो डिफरेंट टेस्ट के लिए इधर में कोम सीरम मदर का ब्लड है। जो जैसे ब्लड ग्रुप आप लेते हो, आपका ब्लड ग्रुप आउट करने के लिए पहले आपका ब्लड का एक ड्रॉप लेंगे, Yes. और सीरम लैब से ऊपर डालेंगे। वो तो मैं समझ गया कि कोम सीरम मदर का नहीं है, लेकिन आगे लिखा हुआ है कि मैटरनल एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी तो सेल एग्लूटिनेट करेंगे। तो मदर मैटरनल एंटीबॉडीज फीटल के RBC से प्रेजेंट होंगे। बेबी का ब्लड ग्रुप तो पॉजिटिव है ना, ठीक है, Yes, sir. पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का मतलब क्या है, एंटीजेंस प्रेजेंट है उसके ऊपर। यस तो बेबी की मदर RH इम्यूनाइजेशन कब होनी है, जब मदर से इस वाली रेड ब्लड सेल्स की जो ऊपर एंटीजेंस है उनके अंदर मदर से एंटीबॉडीज आके अटैच हो जाती हैं। यस इसका मतलब यह है कि वो जो बेबी का ब्लड सेल्स हैं that are coated with the positive cells coated with antibodies। यस और अगर आप उसके ऊपर सीरप डालेंगे तो वो हेमोलाइसिस हो जाएगा। मेरा अब समझ तो मेरा क्वेश्चन ये था मैम, कोम सीरम के बगैर भी तो मैटरनल एंटीबॉडीज जब उसके एंटीजन के साथ रिएक्शन करेंगी तो वो एग्लूटिनेट नहीं करेगा, हेमोलाइसिस नहीं होगा। कर जाएगा, लेकिन डिटेक्शन के लिए आप कंफर्म तो करना चाहते हैं, वो तो बेबी के अंदर ही होगी ना हेमोलाइसिस। आपने सही। कंफर्म करना ना, देखने के वो लिए hemolysis। देखने के लिए कोम सीरम चाहिए हमें, समझ तो गए। ये डायरेक्ट टेस्ट हो गया। यस ये उसको बताया मैं किस तरह से आप करोगे टेस्ट। अब ये पहले तो आपने चीज देख ली है कि कंफर्म यानी कंपैटिबिलिटी है कि नहीं है। अब उसके बाद उसके देखना है कि बेबी के ऊपर जो आइसोइम्यूनाइजेशन हुई है उसमें बेबी के इफेक्ट्स क्या हैं, एनीमिया, जॉन्डिस, एंडोमेट्रियल हाइड्रोपिक चेंजेस। वो आप कैसे डिटेक्ट करेंगे? अल्ट्रासाउंड कराएंगे, कोरियोनिक फिगर सैंपलिंग से, कोरोनिक इल्यूशन। amniocentesis, photosynthesis and fetal cerebral pre-systolic volume। मैम ये एमनियो और कार्डो में हम क्या करते हैं मैम? amniocentesis से बेटे आप लेते हो amniotic fluid, फ्लूइड लेंगे, उसमें आप बिलीरुबिन लेवल देखते हैं और बिलीरुबिन लेवल डिटेक्ट करता है कि बेबी में कितना जॉन्डिस है। समझ गया। और फोटोसिंथेसिस का मतलब यह है कि अम्बिलिकल कॉर्ड से आप ब्लड लेते हो, उसमें डायरेक्ट उसकी हीमोग्लोबिन लेवल मेजर करते हैं। अच्छा, दोनों में हम देख सीरम बिलीरुबिन की, सीरम बिलीरुबिन। दोनों टेस्ट साइड बाय साइड नहीं करने होते, यानी कि ये नहीं जैसे करना होता है कि
आपने अनीमिया है तो उसके पास से आपको पता है जितने सारे टेस्ट हैं सारे उसको ले लो, इनमें से जो आप प्रेफर कर सकते हो। सही है। बर्गर को भी आपने क्या कॉलेज अभी क्लास हो जाती है 10 मिनट बाद। अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासाउंड में मैं जब क्लास शुरू करूँ मेरी क्लास में मैं जाके नहीं हो सकता। हम तो बैठे हैं कल। लेकिन कभी तो तुम लोग कैसे कर सकते हो, इसलिए तुम लोग पता होगा। Confirmation of gestational age, early detection of hypoxic changes, increase placental size, and it gradual plan of the carriage. यस मैम। ये अल्ट्रासाउंड में आप चीजें डिटेक्ट कर लेंगे। ठीक है। मैम ये प्लेसेंटा ये सारा ब्लॉटिंग फ्लूइड है। एमनियोटिक फ्लूइड ये हेड है, ठीक है। ये है। और हेड में ये देखें, इसकी जो स्किन है दैट इज द स्वेलिंग, ठीक है। और प्लेसेंटा का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ हुआ है। मैम AW क्या लिखा हुआ था? P फॉर प्लेसेंटा था, AW, ये AWLS, ये तो ब्लॉटिंग फ्लूइड होगा। वो तो AF था ना मैम, राइट। AF एमनियोटिक फ्लूइड था ना, उसके नीचे जो AW लिखा हुआ था। मैं बुला रहा हूँ उनको दोबारा लगाने। लाइट ऑन करके देखो।
पहले क्लोज करो, क्लोज। ओके ओके ओके। यस मैम, ये पीछे वाले का मैं पूछ रहा था कि इसमें AF तो मैम ये अमनियोटिक फ्लूइड है, P फॉर प्लेसेंटा, तो S L और A W ये नहीं सुन होगा। इसकी ये बुक की है मैंने। L फॉर लंग्स होगा शायद, ये लंग्स लग नहीं ये पूरा जो ना वो है उसका हेड है ना, हेड के अंदर उसके सुचर्स ये साइड है, ये ब्लैक सा में फ्लूइड अंदर है। कैविटी है उसके अंदर साइड है। यस मैम। ये देखिए, ये जो वॉल है ये एब्डोमिनल वॉल है, ठीक नहीं होता इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। ये थोड़ा वाइट वाइट हमें नजर दिख रही है। Middle central artery systolic volume. This is a non-invasive test, but not to detect risk for the worsening of aluminization. ठीक है, जैसे दूसरे पीछे हमने टेस्ट करे, फोटोसिंथेसिस है, एम्नियोसेंटेसिस है। अगर आपको याद हो तो उससे पहले वो रिस्क फैक्टर्स भी बताया था कि वो विट्रोवेटर्नल हेमरेज की कॉज भी बनते हैं, ठीक है। तो मिडल सेरेब्रल आर्टरी पीक सिस्टोलिक वॉल्यूम का डिटेक्शन फीटल एनीमिया के लिए हेल्पफुल है, लेकिन मदर को जो है ना रिस्क में नहीं डालती है एल्यूमिनाइजेशन के रिस्क को एनहांस करने के लिए। कैन बी यूज्ड विद मदर की एंटीबॉडीज के साथ। इसको अगर आप कोरिलेट करेंगे तो आप हेल्पफुल होंगे कि बेबी में जो एनीमिया है इट इज ड्यू टू द RH इनकम्पैटिबिलिटी। इस तरह से अगर जैसे आपने यूट्राइन आर्टरी डॉपलर करा दिया था, इसी तरह से मिडल सेरेब्रल आर्टरी, बेबी की जो मिडल सेरेब्रल आर्टरी है उसका डॉपलर आप परफॉर्म करते हैं। ये ऑलरेडी जैसे कल हमने पार्टोग्राफ पढ़ा था ना, इसी तरह से पार्टोग्राफ्स होते हैं, ये ग्राफ्स होते हैं और उस पेशेंट की ये वैल्यूज हैं, इट्स ऑलरेडी ये ड्रॉन है। अगर पेशेंट का जो है ना वो मिडल सेरेब्रल आर्टरी का पीक सिस्टोलिक वॉल्यूम इस कैटेगरी में आ जाएगा, यदि इसके ऊपर इस लाइन के ऊपर फॉल करेगा तो प्लीज क्लियर एनीमिया है, और अगर A पे फॉल कर रहा है तो नो या मिनिमल एनीमिया, और C वैल्यू इस रेंज में अगर आता है इट मींस देयर इज नो मिडल एनीमिया। सीरियस किस तरह से परफॉर्म करना है ये हमने अभी करनी है प्री नेटल डायग्नोसिस में, ठीक है। लेकिन ये इसमें आप सीरियस में डायरेक्ट कोरियोनिक विलर सैंपलिंग, CVS कोरियोनिक विलर सैंपलिंग, व्हाट इज कोरियोन? वो तो लेयर है ना जो कवर कर प्लेसेंटल टिश्यू था, प्लेसेंटल टिश्यू लेयर। तो कोरियोनिक विलर्स का आपने सैंपल लेना है, ठीक है, और ये उससे आपने फीचर्स का RH जीनोटाइप भी देख लिया, और इसका फायदा ये है कि CVS आप परफॉर्म कर सकते हो 11 to 13 वीक्स पे, ठीक है, अर्ली डिटेक्शन आप कर लेंगे। मदर का रेटिकुलो एंडोथेलियल कब एक्टिवेट होगा? बेबी का रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम वो तो पैदा होने के भी 120 दिन के बाद होता है ना, वो मैटरनल RBCs खत्म हो जाते हैं, जब नए RBCs बनाने होंगे तभी लिवर नहीं एक्टिवेट होगा। फिर वो सेकंड ट्राइमेस्टर 20 वीक्स के बाद ना, ठीक है, 20 वीक्स के बाद होता है ना बेबी के जो वो एंटीजेंस जो है एक्टिवेट होना शुरू होती हैं, ठीक है, तो उससे पहले आप डिटेक्ट कर सकते हो कि ये नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला बेबी है या पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला बेबी है। मैम सेकंड ट्राइमेस्टर के बाद यानी आप 20 वीक्स के बाद। 20 वीक्स डिसएडवांटेज क्या है इसका CVS का? वो आपने कहा फीटो हेमरेज हो जाता है। वेरिटी भी कर सकता है और 2% प्रेगनेंसी लॉस कर सकता है। यस HVS पाकिस्तान अब क्या हुआ? दोबारा ऑन करो, हैंडल
हाँ तो तुमने आ गया यहाँ से क्लिक करना है, फिर वहाँ से ऐसा नहीं पहुंचेगा। तुम उससे थोड़े छोटे हो। कोने वाला बटन दबा दो। उसको दबाओ, एक दफा दबाना। इसका जब नहीं करे आपने तब इसको ओवर इसको लाइट ये चलने में टाइम लगता है। बैटरी चल रहा है। नहीं ऑन हुआ है सब। मैम ये जो कॉर्डोसिंथेसिस है, ये 11 से 13 वीक्स 11 to 13 weeks। एम्ब्रियोसाइटोसिस जो है ना वो आप तकरीबन करते हो ले अर्ली सेकंड ट्राइमेस्टर में ना, Early second। 15 to 18 weeks तक करना है। उसमें प्रेगनेंसी लॉस जो है ना 1% होता है और CVS में 2%। मैं भी वही लिख रहा हूँ, 11 से 13 वीक्स में कॉर्डोसिंथेसिस करते हैं। उसका भी नहीं लिखा, अभी कॉर्डो का लिखा। उसमें कुछ होते हैं देखो जैसे मदर का उसके पहले से मदर में एंटीबॉडीज होती है ना, जैसे अब दोबारा बताओ मेडिसिन ना छोड़ो ना, तो फिर एक ही कंपैरिजन करो ना। मैं जिस तरह मतलब उसकी जगह बी नेगेटिव है ए नेगेटिव है और सी से पॉजिटिव है। हाँ तो उसकी जो होना चाहिए मॉलिक्यूल के तो ये ऊपर है। अच्छा ठीक है। मदर नेगेटिव कह रही हो ना, मतलब उसमें नहीं है एंटीबॉडी ये नहीं मदर जब नेगेटिव है तब तो प्रॉब्लम होगा, एंटीजन ही नहीं होगा। उसमें एविडेंस नहीं है। मैं नहीं मतलब कोई भी इनकम्पैटिबल है मतलब डिफरेंट है फीचर तो मुझे तो फिर होना चाहिए ना। तो एबीओ सिस्टम को लेदर ग्रुप और डी सिस्टम को लेदर ग्रुप। डी में नहीं होता। डी एबीओ में इसलिए नहीं होता है क्योंकि जिसमें उसमें पहले से अगर उसके ए एंटीजन है तो फिर उसके पास पहले से एंटीबॉडीज दूसरे ब्लड में होती है। ये तो एंटीबॉडीज होती ही नहीं है। नेगेटिव ब्लड का मतलब ये है कि उसके अंदर ना एंटीजन ना एंटीबॉडी है, ठीक है। लेकिन जब उसको एंटीजन मिलेगी तो उसका ब्लड क्योंकि नहीं थी ना, इन्वॉल्व नहीं थी, तो उसका जो एंटी है उसका इम्यून सिस्टम है उसको डिटेक्ट करेगा कि उसके पास कौन बॉडीज आई हैं, ठीक है। उसका टेस्ट पेपर्स बनाएगा और वो एंटीबॉडीज बन जाएगी, लेकिन उसके पास थी ही नहीं। अब एबीएन कंपैटिबिलिटी इसलिए कम होती है क्योंकि मोर के पास जो एंटीजन है उसके पास अगेंस्ट ऑलरेडी एंटीबॉडीज उसके ऑपोजिट ब्लड होती हैं। जैसे ही आएंगे उसको उसने फ्रॉडिंग वैसे ही खत्म कर देगा ना, उसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट ही नहीं। मैम वो आपने एक और बताया था, वो लाइट चलेगी सेकंड ट्राइमेस्टर 20 वीक्स के बाद सीवीएस करते हैं मैम। फिर आपने कोई एप्लीकेशन लेके आओ जहाँ पे इन्विटेशन है, हाँ जी। लेके आओ जहाँ जहाँ पे उसको बुलवाया होगा ना, वो दिखाओ लेकर। मैम सिक का स्लॉट है 11 से 12 मैम जो मिला है ये वहाँ पे चलते हैं। दिखाओ।
मैम CVS है वो, जैसे जाना है तो मैं लेके जाने वाला टेंशन है। मैम CVS 20 वीक्स के बाद करवाते हैं मैम। 11 से 13 वीक से उससे खुश हो जाना चाहता तो ले लो। जाना चाहते हो आप इस आगे काश छोड़ गया कोई भी चला मैम CVS जो है वो हम मैम जो CVS है उसको हम 20 वीक्स के बाद परफॉर्म करते हैं, यही बताया था ना CVS। फर्स्ट सेमेस्टर में 11 to 33 वो यहाँ नहीं वो तो मैम 11 कॉर्डोसिंथेसिस था ना। नहीं सीरियस था। अच्छा फिर और कॉर्डोसिंथेसिस, ऑनलाइन क्विज सामने तो फिर कॉर्डोसिंथेसिस कब करते हैं? फोटोसिंथेसिस जब भी आप लेना चाहो, जब आप लाइटर बोर्ड, लेकिन वो सारा लाइटर बोर्ड तो बड़ा साइज में थोड़ा टाइम लगेगा ना। ये देखो ये सर्च अल्ट्रासाउंड गाइडेड आपने ड्रॉप रखा, प्लेसेंटा को लोकेट किया यस और वाइट बोर्ड नीडल आपने प्लेसेंटा में इंसर्ट कर दी थ्रू मैटरनल एब्डोमेन, ठीक है। Yes. और जैसे बायोप्सी लेते हैं वैसे उसमें से ट्रू कट बायोप्सी की तरह का पूरा प्लेसेंटा निकल जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये CVS है, सॉरी एम्नियोसेंटेसिस है, इसको भी अल्ट्रासाउंड गाइडेड थ्रू मैटरनल एब्डोमेन एक नीडल डालते हो जो कि एब्डोमिनल कैविटी, मदर के एब्डोमिनल कैविटी पे यूट्राइन कैविटी को pierce करता है और एमनियोटिक सैक से एमनियोटिक फ्लूइड को सक करता है, ठीक है। यस Chordocentesis causes more complication, more complicated procedure. Chordocentesis means umbilical cord में से आपने blood लेना है। Centesis suction या taking of specimen. Gold standard for the detection of the fetal anemia, क्योंकि direct वहाँ से fetal blood लेके आपने उसका ICU baby का measure कर लिया। Greater morbidity and mortality, 2.7% total risk of the fetal loss. This is the technique, ultrasound guided. You directly visualize the umbilical cord and then take the sample from the umbilical cord. मैम इससे फीटल मैटरनल हेमरेज नहीं होती? होगी ना? तो फिर हम ये क्यों कह रहे हैं जब वो RH वाला ही मसला है और उससे ये हो भी रहा है? इस बेबी को हाइड्रोपिक होने से बचाने के लिए आपके पास एक वे ऑफ टेस्ट है। अगर आप मिडल सेरेब्रल आर्टरी नहीं है आपके पास अवेलेबल, फिर आप ये कर लेते हो। देखिए जैसे आपको यानी हम इसको छोड़ के एमनियोसेंटेसिस या CVS कर सकते हैं ना, वो भी हमें वही चीज़ बताएगा जो ये बताएगा। जी मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में दो तरह की मदर्स हैं, एक मदर इम्यून है, दूसरी मदर नॉन इम्यून है। इम्यून मदर को क्या करना है, जो नॉन इम्यून है उसको क्या करना है, नॉन एंटी-D देंगे, नॉन आपने इम्यून। प्रिवेंशन करनी है। और अगर इम्यून है मदर पे, फिर आपने ये सारे टेस्ट देखने हैं करने के लिए कि इस बेबी का क्या इफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, और अगर बेबी इफेक्ट हो रहा है तो आपने प्रोटेक्शन करनी है अपना टाइम। एट द टाइम ऑफ बर्थ माइल्ड था अनीमिया और बेबी जॉन्डिस है, फोटोथेरेपी, सीवियर जॉन्डिस है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इन यूट्रो अनीमिया है तो इन यूट्रो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। और अगर हाइड्रोपिक चेंजेस हैं तो बेबी प्रोग्नोसिस काउंसल करेंगे तो पूरा ख्याल उसको ये सारी चीजें मैं आपको बता देती हूँ जल्दी एम क्या है, ये सारा ये है RH नेगेटिव नॉन इम्यून मदर है तो आप फिनोटाइप कराएंगे उसके फादर की, ठीक है। उसमें बेबी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का भी हो सकता है और नेगेटिव ब्लड ग्रुप का भी। अगर मदर बेबी नेगेटिव ब्लड ग्रुप का है तो RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप मैनेज एज अ नॉर्मल प्रेगनेंसी, और अगर बेबी RH पॉजिटिव है तो उसका आपने एंटी-D ट्रीटेड कराना है 20 वीक्स पे, 24 वीक्स पे और 28 वीक्स पे। फिर अगर एंटीबॉडीज नहीं हैं, इफ एंटीबॉडीज आर नॉट डिटेक्टेड, उस मदर को जो है ना वो डिलीवरी के बाद या प्रोफिलैक्सिस अगर देना है 28 वीक्स पे
आप उसको एंटी-डी देते हैं, ठीक है। और अगर एंटी-डी पॉजिटिव आ रही है तो फिर इस आर मैनेज एज आरएच नेगेटिव इम्यून मदर, ठीक है। इम्यूनाइजेशन की मैनेजमेंट आपने करनी है, वो डिपेंड करता है उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी क्या इफेक्टेड थी कि नहीं, प्रीवियस प्रेगनेंसी इफेक्टेड थी, यानी इसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी इफेक्टेड है या प्रीवियस प्रेगनेंसी भी इफेक्टेड है, ठीक है। उसके लिए ये देखें डिफरेंट टेस्ट है, एम्नियोसेंटेसिस है या मिडल सेरेब्रल आर्टरी है। और अगर एम्नियोसेंटेसिस में आपने उसका एंटीबॉडी टीटर कराया जो कि क्रिटिकल वैल्यू में है, क्रिटिकल वैल्यू क्या थी, अगर उसकी डायल्यूशन 132 में प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसको आपने 36 वीक्स तक प्रेगनेंसी को प्रोलॉन्ग करें। और अगर क्रिटिकल वैल्यू नहीं है, यानी कि 1 in 30 से कम की डायल्यूशन में पॉजिटिव है, 16 1 into 16 1 in 16 पे है या 1 in 8 पे है, 1 in 4 पे है, तो आप उस प्रेगनेंसी को डिलीवर कर सकते हो टिल 40 वीक्स तक। ये और लेकिन अगर दूसरा ड्यूरेशन है कि अगर उसका जो है वो टाइटर जो है वो क्रिटिकल वैल्यू में है और जेस्टेशनल एज है वो 34 वीक्स से ज़्यादा है लेकिन 37 वीक्स से कम है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देके लंग अब बेबी को स्टीरॉइड्स दे लंग मैच्योरिटी के लिए और देन डिलीवर कर लें। और अगर प्रीवियस प्रेगनेंसीज भी इफेक्टेड थी, इफेक्टेड क्या थी कि बेबी को या अनीमिया था, जॉन्डिस था या हाइड्रोपिक चेंजेस थी, तो आपने मदर का सीरियल कराते रहना एंटीबॉडी टीटर, लेकिन ये प्रेडिक्शन नहीं करेगा अनीमिया के लिए। अनीमिया के लिए जो बेसिकली डिटेक्शन है दैट इज द एमसीए या सीरियल एम्नियोसेंटेसिस। ये डिफरेंट वैल्यूज हैं, यानी टाइटर्स है सारा का सारा जना से जैसे 1 in 64 तक डायल्यूशन हुई है, पास ऑफ स्टडी हिस्ट्री नेगेटिव है, चांसेस ऑफ आईयूडी जस्ट 4% है। लेकिन अगर सीरियल एम्नियोसेंटेसिस में उसका टाइटर जो है मोर देन 64 है, पास ऑफ स्टडी हिस्ट्री भी है वो पॉजिटिव है, तो बेबी में आईयूडी होने के चांसेस अराउंड अबाउट 70% है। इस सारे टेबल को की समरी क्या देखें कि अगर एम्नियोसेंटेसिस सीवियर लेवल पे है और पास ऑफ स्टडी भी इफेक्ट हुई है तो मोर्बिडिटी मोर्टेलिटी बेबी में हायर है। मैम इसमें ये जो नीचे वाले दो हैं ये ग्रेटर देन 64 है ना, तो नीचे वाले 64 में तो पॉजिटिव है, ऊपर वाले 64 में नेगेटिव है, यानी इसकी ये पहला फर्स्ट प्रेगनेंसी है तभी नेगेटिव है। यानी कि वैल्यू उसमें यानी मदर में बेबी में एनीमिया और बिलीवेबल लेवल है ना वो उसको बता रहा है ना, वो तो है लेकिन नेगेटिव यानी पास ऑफ स्टडी हिस्ट्री इसकी नेगेटिव है, यानी पहली दफा हो रहा है सब कुछ, पहली दफा मतलब पास ऑफ स्टडी नेगेटिव तो मतलब ये पहला बेबी मदर में आई, मदर इम्यून थी तो पिछला बेबी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, ये पिछली दफा कम सेवेरिटी थी, पॉजिटिव का मतलब ये है कि पिछला बेबी भी इफेक्ट हुआ था तो सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी उससे भी ज्यादा वर्स सिचुएशन है। सही है, तब भी वो नीचे 68%। अब उसको अगर देखिए ये सारे इफेक्ट है तो हमने क्या करना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी है, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन यूट्रो इंट्रापेरिटोनियल ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, ठीक है। इंट्रापेरिटोनियल यानी डायरेक्ट पेरिटोनियल कैविटी में बेबी की पेरिटोनियल कैविटी में ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, या इंट्रावेस्कुलर बेबी की वेसल मिल सकती है, बेबी में ट्रांसफ्यूजन करना हो और इंट्रावेस्कुलर करना तो कौन सा लिया होगा, अम्बिलिकल कॉर्ड में जहाँ कॉर्डोसेंटेसिस जहाँ ब्लड आपने लिया था वहीं आप ट्रांसफ्यूज करोगे, ठीक है। डायरेक्ट फीटल इंट्रावेस्कुलर ट्रांसफ्यूजन ये देखें डायरेक्ट उसके अम्बिलिकल कॉर्ड में ट्रांसफ्यूजन कराते हैं। अदर थेरेपी में ये है प्लाज्माफेरेसिस। प्लाज्माफेरेसिस क्या होता है, जैसे हीमोडायलिसिस होते हैं, लेकिन ब्लड डायलिसिस ना यानी बेबी से वॉश आउट करते जाएं उसके अंदर एंटीबॉडीज को। मैनेजमेंट ड्यूरिंग द डिलीवरी, आरएच नेगेटिव मदर है और इम्यून नहीं है या इम्यून है तो आपने फर्दर मैक्सिमम जो है वो ट्रांसफ्यूजन फीटल मैटरनल हेमरेज की मिक्सिंग को रोकना है।
जैसे बेबी डिलीवर होता है severe form of the hemolytic infant disease in the term 34 से 35 weeks में after previous antenatal प्रिवेंशन होगा, यानी बेबी अगर severe कंडीशन है तो 34-35 weeks में बेबी को डिलीवर कर दो। मेजर टू बी टेकन, क्या क्या मेजर्स करने हैं कि मैक्सिमम आपने जो बेबी का ब्लड है वो मदर में ट्रांसफ्यूज होने से प्रिवेंट करना है। प्लेसेंटा वो मैनुअली रिमूव ना करें, सिजेरियन सेक्शन करें तो उसकी एब्डोमिनल कैविटी जो उसके गटर्स हैं उसको पैक कर दो ताकि जो ब्लड है बेबी का वो पेरिटोनियल कैविटी में उसकी आवाज ना हो, ठीक है। और अर्ली अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैंपिंग कर दें ताकि मिक्सिंग जो है वो बेबी की ब्लड की मदर में जाने से रुक जाए, ठीक है। ये प्रिवेंट कर सकते हैं। विजाइनल डिलीवरी आरएस नेगेटिव आर्च ऑर्गेनाइजेशन में आपने 37-38 वीक्स पे करनी है। ड्यूरिंग लेबर फंडल प्रेशर नहीं देना ताकि ब्लड में इंटरनल हेमरेज ना हो। अर्ली कॉर्ड क्लैंपिंग करेंगे, मिल्किंग नहीं करेंगे, यूट्रस मसाज नहीं करना, यूट्रस थर्ड स्टेज में स्क्वीज नहीं करना, प्लेसेंटा को जो मैनुअली रिमूव नहीं करना, स्पॉन्टेनियसली रिमूव करें, ठीक है। वेजाइनल और प्रीनियल बोन्स को जो है वो जब आप स्टिच कर रहे होते हो तो पैक कर दें ताकि जो यहाँ इधर का ब्लड है मजीद उसके अंदर सीपेज ना हो बदन के अंदर। एट बर्थ मैटरनल ब्लड लें टू सी द कितना फीटो मैटरनल हेमरेज हुआ है, ठीक है। और उसको एंटीबॉडीज दे दें, बेबी का ब्लड ग्रुप एंड आरएच एंटीबॉडी टीटर करा लें, इन्फेंट का बिलीरुबिन लेवल करा लें और एचबी और हेमोग्लोबिन लेवल करा लें। प्रिवेंशन हम कर चुके हैं, एंटी डी देना है फर्स्ट सेकंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में तो 250 इंटरनेशनल यूनिट्स देने हैं एंड आफ्टर बर्थ 500 इंटरनेशनल यूनिट्स देने हैं अलॉन्ग विद द इनडायरेक्ट होम टेस्ट से देके तो आपने क्वांटिफाई करना है कि कितना फीटो मैटरनल हेमरेज हुआ है और एडिशनल डोज का परचेस करना है। 500 इंटरनेशनल यूनिट्स या 0.3 mg, ये जो है आफ्टर 20 वीक्स 3 ml ऑफ द फीटल ब्लड को कर देता है। यूजुअली डिलीवरी में 5 ml का जो फीटल ब्लड जो है वो मदर में ट्रांसफ्यूज होता है, ठीक है। तो इट मीन कि 500 इंटरनेशनल यूनिट्स दे दो, दैट इज एनफ फॉर द प्रिवेंशन ऑफ आइसोलेशन। मैम यही अगर 20 वीक से पहले देंगे तो 250 आईयू देंगे, 250 दे देंगे, यानी हाफ डोज दे देंगे। मान लो पाकिस्तान में 500 वाला ही आता है तो हम हाफ इंजेक्शन लगा देते हैं, हाफ वेस्ट कर देते हैं। आगे सर यस मैम क्लियर ब्लड टेक टेस्ट चलो खत्म हो गया मैम। हाँ 11 बजे तक नेक्स्ट सेशन आने के लिए ब्रेक करो। मैम लॉग बुक्स बाकी भी इसको ना कुछ और लगा देते हैं और वो फिर क्या ना नहीं देते। जो साइंस से वो वैसे पास
अभी तो हमें सर्विस पे किया था और इंडियन कंडीशन में करना होता है आपको